दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित लगभग 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो आगामी यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। यह कराधान बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है। यानी जो राज्यसभा है वो गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है। जो धन विधेयक है उसके बारे में राज्यसभा विचार नहीं करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देती है। यानी जो धन विधेयक होते हैं उसमें सिर्फ संशोधन का सुझाव देती है राज्यसभा, संशोधन नहीं कर सकती। अर्थात धन विधेयक से संबंधित जो राज्यसभा की शक्ति है वो सीमित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? यानी हमारे भारत की स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952, 15 जून 1952। सही ऑप्शन है सी, 13 मई 1952। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की सदस्य के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो लोकसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है। धन बिल और बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका, हाँ, डी जो ऑप्शन है वो है, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो यहाँ पर संसद के कार्य से जो संबंधित नहीं है वो ऑप्शन डी है। यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो ए में भी संसद के कार्य हैं, बी भी सही ऑप्शन है, सी भी सही है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। यानी संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, ये गलत है। अर्थात संसद के पास न्यायिक कार्य है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। यह गलत कथन है। संसद के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखती है। अगला प्रश्न है,
लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चितकाल के लिए 2 घंटे। सही ऑप्शन है बी, यानी 1 घंटा। शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा सन 1962 में किया गया। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए पूर्व सूचना कोई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, शून्य काल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो सही ऑप्शन होगा बी, यानी शून्यकाल का अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 5 माह, 3 माह, 6 माह। सही ऑप्शन है ए, यानी 1 माह। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि है वो 1 माह है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसमें 543, 556, 534, 565। तो सही ऑप्शन है ए, यानी 543 वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं। अधिकतम 550 हैं, पहले 552 थी। जो एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते थे, उन्हें 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। अब अधिकतम जो संख्या है लोकसभा के सदस्यों की 550 है, वर्तमान में 543 है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या कितनी है? सही ऑप्शन है ए, 550। पहले 552 थी, लेकिन अब वर्तमान में 550 हैं। भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम जो 2 सदस्यों को मनोनीत किया करते थे, उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। यानी अधिकतम जो संख्या है लोकसभा की 550 है, वर्तमान में 543 है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? 39, 109, 85, 131। सही ऑप्शन है डी, 131। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 11, 7, 9, 5। सही ऑप्शन है डी, 5 वर्ष। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर अयंगर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एन अनंत शयनम अयंगर, डॉक्टर पीवी चेरियन। सही ऑप्शन है ए, जीवी मावलंकर अयंगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? 64, 80, 75 या 70। सही ऑप्शन है बी, 80। यानी यूपी में लोकसभा की सीटें 80 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? 26, 25, 20 और 21। सही ऑप्शन है ए, 26। यानी संसद में गुजरात राज्य से लोकसभा की जो सीटें हैं वो 26 सीटें हैं। लोकसभा की 26 सीटें हैं। प्रश्न में त्रुटि भी हो सकती है। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं, प्रश्न कह रहा है। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। तो लोकसभा की सीटें गुजरात में 26 सीटें हैं। अगर हम इसमें राज्यसभा की सीटों को इंक्लूड कर दें तो वो हैं 11 है। तो टोटल जो है 26 और 11 37 सीटें हो जाती हैं। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उनके अनुसार यहाँ पर
ए ऑप्शन सही है 26, यानी जो लोकसभा की सीटें हैं गुजरात में वो 26 सीटें हैं। अगला है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 100, 75, 25, 50। सही ऑप्शन है डी, यानी 50। न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है यदि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है तो। अगला प्रश्न है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ये कब आया? सही ऑप्शन है बी, 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1950, 1952, 1951, 1956। सही ऑप्शन है डी, 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1956, 1972, 1975 और अगला ऑप्शन है 1947। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आएगा 1972, बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है। कौन सी एक ऐसी समानता है जो अमेरिकी संघवाद और भारतीय संघवाद में पाई जाती है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। डी, यानी अमेरिका और भारतीय जो संघवाद में जो एक समानता है वो यह है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में एक लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक हरी नागरिकता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के प्रावधान है। तो सही ऑप्शन होगा सी, यानी एकहरी नागरिकता। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में दोहरी केंद्र व राज्य नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, राष्ट्र की एकता पर। सही ऑप्शन है डी, राष्ट्र की एकता पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? तो सही ऑप्शन आएगा डी, भारत। यानी निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई? यानी भारत, भारत में जितने भी राज्य हैं उनको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है, बल्कि भारत की जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है किसने कहा? यानी भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह किसने कहा? डी डी बसु, एम बी पायली या आइवर जेनिंग्स या केसी वियर? तो सही ऑप्शन है डी, केसी वियर ने कहा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। तत्कालीन कार्यरत प्रशासकीय ढांचा, इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार स्वीकारना अनिवार्य था, इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया, या प्राचीन भारतीय शासन की परंपरा के अनुरूप था? सही ऑप्शन है सी, यानी इस देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया संघीय ढांचा। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? सी एफ स्ट्रॉन्ग, के सी वियर, एच फाइनर, ए एच ब्रिज? तो सही ऑप्शन इसका आएगा
केसी वेयर, यानी इसका बी ऑप्शन सही है, केसी वेयर। अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। यानी इसमें संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित है ये बताना है। कूट दिए गए हैं, तो इसमें सही आएगा 1 2 3 4, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सभी कूट सही हैं, जितने भी दिए गए हैं वो संघीय राज्य व्यवस्था के लिए सभी अनिवार्य हैं। तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए से इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संविधान द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। सही ऑप्शन आएगा बी, यानी संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। केंद्र द्वारा, राज्यों के बीच समझौता करके, संविधान संशोधन द्वारा, केंद्र व राज्य की आपसी सहमति द्वारा। सही ऑप्शन है सी, यानी संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। सही ऑप्शन आएगा डी, यानी संघात्मक सरकार का जो आधार है वो है केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन में पाया जाता है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, ए बी दोनों सही हैं, उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संघात्मक शासन में संविधान की सर्वोच्चता होती है, लिखित व कठोर संविधान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखे संविधान, एकहरी नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर आएगा सही ऑप्शन सी, यानी एकहरी नागरिकता। तो ये आज 31 प्रश्न थे जो आगामी यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षा है, जिसमें 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे और जो 120 प्रश्न है वो आपके संबंधित विषय के होंगे। तो उम्मीद है ये संविधान से संबंधित प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।